जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम बैक टू जॉब ट्रिया। आई होप सो कि आप लोग फिट एंड फाइन होंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पेपर 1 का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जैसा कि आपको मालूम है, चाहे आप 1 to 5 या 6 to 8 का जो है सहायक आचार्य का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो दोनों का लिए जो हिंदी अगर आप रखे हुए हैं पेपर 1 में, तो दोनों का सिलेबस कॉमन है, सेम है। जिसमें अगर बात करें तो आपको जो है क्लास 10th की जो आपकी जो बुक है क्षितिज और कृतिका से जो है आपके क्वेश्चंस बनेंगे। साथ ही साथ आपके जो है व्याकरण से यहाँ क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। तो व्याकरण के इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पे एमसीक्यू इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें जिस जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके लाया हूँ, जिसमें जो है आपके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और ये एक ऐसा एमसीक्यू सीरीज रहेगा दोस्तों, जिसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें जो है आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो बहुत ही जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए रहेगी, बहुत ही फ्रूटफुल रहेगी ये वीडियो। तो अंत तक बने रहिएगा। इस चैप्टर के एक भी क्वेश्चन अगर आपके आते हैं तो आप इजीली टैकल कर पाएंगे। वर्ण, उच्चारण और वर्तनी, इस चैप्टर के सारे ऑल प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज हम लोग यहाँ पे देखने वाले। तो बने रहिएगा अंत तक। और चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। देख सकते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जो कि आपका देख सकते हैं उत्तराखंड पुलिस उपनिरीक्षक परीक्षा 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। डी आपका करेक्ट हो जाएगा। हिंदी की मूलतः कितने वर्ण हैं? तो हिंदी में मूलतः कितने वर्ण हैं? तो 46 वर्ण है, आपको ध्यान रखना है। हिंदी में मुख्यतः जो है आपके 46 वर्ण हैं। हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जा सकती है, यानी जिसमें किसी दूसरे जो है बोली या ध्वनि की सहायता नहीं ली जाती, तो वो आपका स्वर वर्ण हो जाता है। ये डायरेक्ट डेफिनेशन से क्वेश्चन था। और यहाँ पे साइड में देख सकते हैं, ये कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछी गई क्वेश्चन है। संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या है। तो संयुक्त को अगर छोड़ देते हैं तो उसके बाद मूल वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो ये आपके जो है 44 रह जाती है, ध्यान रखिएगा। स्वर कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं? तो जिसका उच्चारण बिना अवरोध या अथवा जो है विघ्न बाधा के होता है, उसे ही तो स्वर कहते हैं, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से अग्र स्वर नहीं है। कौन से अग्र स्वर नहीं है? तो अ जो है अग्र स्वर नहीं है, बाकी सब जो है ई, ए, ये सब जो है अग्र स्वर में आते हैं। हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार हैं? तो हिंदी में अगर स्वरों के प्रकार की बात करें तो 3 प्रकार के हैं, ध्यान रखिएगा, 3 प्रकार के हैं। हिंदी वर्णमाला में अ अनुस्वर और अ अनुशांसिक क्या है? तो हिंदी में इनकी जो है इनको आयोग वाहक के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। अ अनुस्वर और अ अनुशांसिक को क्या कहा जाता है? आयोग वाहक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वे कहलाते हैं। तो जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उससे कहते हैं प्रलुप्त स्वर। क्या कहते हैं उसे? प्रलुप्त स्वर, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? तो इसमें से पहचानना है आपको कौन सा स्वर वर्ण नहीं है। तो आपका अ है, उ है, ए है, लेकिन य जो है, गिया जो है ये नहीं है, ये आपका व्यंजन में आता है। डी आपका करेक्ट हो जाएगा। उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों को कितने भेद दिए गए हैं? तो जीभ की स्थिति के अनुसार जो है 3 भेद दिए गए हैं। बी करेक्ट हो जाएगा। वे ध्वनियाँ जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती वह कहलाती है व्यंजन। क्या कहलाती है? व्यंजन वर्ण कहलाती है। निम्नलिखित में से एक स्पर्श व्यंजन है। तो स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं? तो ये आपका इस ऑप्शन में से जो है 6 जो है आपका स्पर्श व्यंजन में आएंगे। हिंदी वर्णमाला के अंतिम पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है? तो ये आपका अनुशांसिक है। क्या है? अनुशांसिक, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन क्या है? य, र, ल, वो जो है अंतस्थ व्यंजन में आता है। डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तालिबस्स, मूर्धन्यस्स, दंतस्स, ह, ये व्यंजन क्या है? कैसे व्यंजन है? तो इसको उष्ण व्यंजन के नाम से जाना जाता है। उष्ण व्यंजन है, ध्यान रखिएगा। उत्तेक्षिप्त व्यंजन क्या है? तो उत्तेक्षिप्त व्यंजन किसे कहते हैं? ड और ढ को जो है उत्तेक्षिप्त व्यंजन कहा गया है। उत्तेक्षिप्त व्यंजन का प्रयोग हुआ है, कहाँ हुआ है? तो उत्तेक्षिप्त व्यंजन का जो प्रयोग किस जो है इस शब्द में हुआ है? आरजू में, खसरा में, पढ़ाई में या जफर में? तो ये पढ़ाई में हुआ है। पढ़ाई शब्द में जो है आपका उत्तेक्षिप्त ध्वनि का प्रयोग किया गया है। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है? तो ज्ञ वर्ण जो है आपका ऑप्शन बी जो करेक्ट हो जाएगा। ज और य, इससे बना है आपका ज्ञ।
हक्षत्र और ज्ञ की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती, क्योंकि क्या कारण है? क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन है। क्या है? संयुक्त व्यंजन है। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या है, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 33 व्यंजन वर्ण है। कंठस्थ ध्वनि यानी व्यंजन कौन सी है जो आपके कंठ ध्वनि से निकलता है? तो ये आपका क, ख, ग और घ जो है ये कंठ से निकलने वाली ध्वनि है। ध्यान रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन बड़ी एसएससी जो है पूछता है। लास्ट में हम लोग देखेंगे कि एसएससी किस टाइप के क्वेश्चन पूछा है। बने रहिएगा अंत तक। स ध्वनि का उच्चारण स्थान है। स ध्वनि जो है उसका उच्चारण कैसे होता है? मूर्धन्य से, तालत्व से, दंतत्व से या ओष्ठ से? तो ये तालु से लिया जाता है, यानी तालत्व से लिया जाता है। स जो है तालिवस जो है ये आपका तालु से लिया जाता है। मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है? तो मूर्धन्य ध्वनि जो है आपको ध्यान रखिएगा ट, ठ, ड, ढ, ये मूर्धन्य ध्वनि है। बी करेक्ट हो जाएगा। त, थ, द, ध और स आदि का उच्चारण स्थान है कहाँ से? तालु से, तालित्व, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों ओष्ठों द्वारा श्वास को अवरोध होता है वो कहलाते हैं ओष्ठ व्यंजन। क्या कहलाते हैं? ओष्ठ व्यंजन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यदि नीचे का ओष्ठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? तो ये आपकी होगी ब, जैसे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। वह व्यंजन का उच्चारण स्थान है, वह व्यंजन जो है उसका उच्चारण स्थान क्या है? तो उसका उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ्य। ये आपका जो है दंतों के जो है सहारे इसका जो है उच्चारण लिया जाता है, यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा। वृत्तस्थ व्यंजन कौन से हैं? वृत्तस्थ व्यंजन जो है इसमें से कौन से हैं? तो ये जो न है ये आपका वृत्तस्थ व्यंजन कहलाते हैं। स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है। स्वर रहित, रहित मतलब रहना, तो र का प्रयोग किस में हुआ है? ट्रक में, पूर्ण निर्माण में, त्राटक में या शत्रु में? तो पूर्ण निर्माण में जो है स्वर रहित र का प्रयोग किया गया है। बी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से अल्प प्राण कौन से हैं? अल्प प्राण इसमें से कौन से हैं? तो क और ग जो है अल्प प्राण में आते हैं, अल्प प्राण व्यंजन में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? यानी गलत को आपको चुनना है। तो ध सघोष महाप्राण दंतत्व है, ब संघोष ओष्ठ महाप्राण है, या च अघोष तालत्व अल्प प्राण है, या ख कंठस्थ महाप्राण अघोष है? तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ब संघोष सघोष अष्ट महाप्राण है। जिसके उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन ना हो वे कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अघोष ध्वनियाँ कहलाते हैं। सी करेक्ट हो जाएगा। प्रसन्नता में कौन सी ध्वनि है? प्रसन्नता में कौन सी ध्वनि है? तो इसमें जो ध्वनि का यूज़ हुआ है वो युग्मक ध्वनि का यूज़ किया गया है। सी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से महाप्राण ध्वनि नहीं है। महाप्राण ध्वनि कौन सी नहीं है? तो क जो है महाप्राण ध्वनि नहीं है। अघोष वर्ण कौन से हैं? अघोष वर्ण इसमें से कौन से हैं? तो अ जो है आपका अघोष वर्ण में आते हैं। संबल में कौन सी ध्वनि है? तो संबल में जो है आपके संपृक्त ध्वनि है। ध्यान रखिएगा, संपृक्त ध्वनि है। अधोलिखित शब्द का कौन सा रूप वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो परात्मा, परात्मा जो है बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से अगर देखेंगे तो जो आपका शुद्ध है वो घनिष्ठ, ये आपका करेक्ट स्पेलिंग है घनिष्ठ का, तो सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें से कौन सा शब्द रूप शुद्ध है? यानी इसमें से भी देखना है कि कौन सा शुद्ध रूप है। ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं और ये फ्रीक्वेंट बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है जैसे का शुद्ध की पहचान करने हमेशा आता है। तो आशीर्वाद सही जो लिखा हुआ है ये है डी, ध्यान रखिएगा। श्रृंगार का सही जो है यहाँ पे जो है स्पेलिंग कौन सा है? तो श्रृंगार को इस तरह से लिखा जाएगा श्रृंगार, श्रृंगार, ये करेक्ट है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर उज्ज्वल की बात करें तो ये बड़ी फेमस क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट हुआ है हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में। तो उज्ज्वल का सही जो स्पेलिंग होता है आपका, लिखावट जो इसकी होती है सही, ये होती है उज्ज्वल, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर आता है अंत साक्ष्य। तो अंत साक्ष्य का सही स्पेलिंग हो जाएगा आपका अंत साक्ष्य, साक्ष्य, ये आधा अक्षर होगा साक्ष्य। लिपि का सही जो है उच्चारण क्या होगा? तो लिखावट क्या होगी? ये होगी लिपि। दोनों में जो है छोटी ई की मात्रा लगेगी। चलिए आगे जाते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से कौन सा है? दर्शन अभिलाषी। सो दर्शन अभिलाषी ऐसे सही हो जाएगा।
दर्शन अभिलाषी, ये आपका जो है करेक्ट जो है इसका स्पेलिंग हो जाएगा, दर्शन अभिलाषी। शुद्ध बर्तनी वाला शब्द इसमें से कौन सा है? तो अतिस्व्यक्ति, अतिस्व्यक्ति जो है यहाँ पे पूछ लिया है, तो अतिस्व्यक्ति का सही स्पेलिंग जो है ये हो जाएगा अतिस्व्यक्ति, अतिस्व्यक्ति। शुद्ध शब्द का रूप क्या है इसमें से बताइए? तो आगामी का जो है सही जो है शुद्ध रूप क्या होगा? आगामी ऐसे लिखा जाता है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पैतृक, पैतृक का सही जो है शुद्ध रूप क्या है? तो पैतृक को ऐसे लिखा जाता है, पैतृक, सी करेक्ट हो जाएगा। ऐतिहासिक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों। तो ऐतिहासिक का सही जो है लिखावट ये होना है ऐतिहासिक, इसमें भी मात्राएं जो है छोटी ई वाला ही लगेगी, ऐतिहासिक, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका प्रतिनिधि, प्रतिनिधि का सही जो है शुद्ध रूप क्या है? तो प्रतिनिधि को आप ऐसे लिख सकते हैं प्रति जोड़ निधि, सारे जो हैं आपके यहाँ पे छोटी की मात्रा लगने वाली है। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरह से आप यहाँ पे देख पाएंगे। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे आ जाते हैं, औदार्य की व्याकरण शब्द में कौन सा शब्द ठीक है? तो औदार्य की तरह व्यवहार शब्द में कौन सा शब्द ठीक है? तो व्यवहार्य, व्यवहार्य जो है यहाँ पे सही बैठेगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? अशुद्ध इसमें से पहचान करना है। तो अनंग को ऐसे ही लिखा जाएगा, सही है। परिहार्स को भी ऐसे ही लिखा जाएगा, हास्य को भी ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन व्यंग्य को ये जो है लिखावट इसकी अशुद्धि है, व्यंग्य, ये इनकरेक्ट होगा। एसएससी का अगर देखा जाए तो एसएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक आ जाता है इस चैप्टर से, वर्ण उच्चारण में और वर्तनी में, तो इसमें से यही सब आता है। और साथ ही साथ जो है ये जो ध्वनियाँ होती है और उसके वर्ण होते हैं, कौन से ध्वनियाँ जो है कहाँ से जो है उत्पन्न होती है, तो उसका उच्चारण कैसे होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कंठस्थ ध्वनियाँ जो है वो आपकी जो है कंठ से उसका जो है उच्चारण किया जाता है, उसका स्थान कंठ से होता है, तो वो क वर्ग के जो होते हैं वो कंठ से जो है उसका उच्चारण किया जाता है, जैसे क ख ग घ, ये सब जो है कंठस्थ ध्वनियाँ हैं। तालत्व या तालु ध्वनियाँ, ये जो है इसका उच्चारण तालु से होता है, इसका उच्चारण स्थान तालु से होता है। जैसे च वर्ग के जितने भी हैं, च छ ज झ, उसके साथ साथ तालिवश और य, ध्यान रखिएगा एक्सेप्शन है, यही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो तालित्व ध्वनियाँ ये रही। फिर मूर्धन्य या मूर्धा ध्वनि से उच्चरित जो है शब्द, ये जो है वर्ण कौन कौन से हैं, तो इसका उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है। और ये ट वर्ग के जो है वर्ण आते हैं, ट ठ ड ढ, और ये तालिवश, तो ये तालिवश ने मूर्धन्य आता है दोस्तों, सॉरी ये मूर्धन्य है, ये मूर्धन्य आपको ध्यान रखना है, मूर्धन्य जो है मूर्धा ध्वनि से आता है। दंतस्थ यानी दंत ध्वनियाँ, जिसका उच्चारण स्थान दंत होता है, दंत यह होता है, यानी दांतों के मदद से जो है इसकी उच्चारण संपन्न होती है, तो ये त वर्ग के जो आते हैं, त थ द ध, साथ ही साथ आपको याद रखना है न और दंतस्थ, ये जो है आपका दंत ध्वनियाँ में आते हैं। वहीं ओष्ठ ध्वनियों की अगर बात करें तो ओष्ठ ध्वनि में आपका जो है इसका उच्चारण जो है ओष्ठ से होता है, यानी होठों के हेल्प से होता है। तो इसके जो प वर्ग के जो आते हैं वर्ण वो सारे आते हैं, जैसे प फ ब भ और म। तो जी हाँ दोस्तों, ये आपका था इस टॉपिक के सारे एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोगों ने देखा जो प्रीवियस ईयर्स के आए हुए थे, और इस चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन श्योर एंड सर्टेन आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल जो है ये वीडियो अगर पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।